वित्त की मूल बातें मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग के बारे में जानेंगे। एक सामान्य जर्नल में लेन देन की रिकॉर्डिंग करने के बारे में सीखेंगे। मुख्य रूप से 3 मुख्य वित्तीय विवरण हैं जिनका उपयोग कोई भी संगठन अपने व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए करता है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग। बैलेंस शीट एक वित्तीय विवरण है जो किसी कंपनी की एसेट्स, देनदारियां और शेयरधारक इक्विटी की रिपोर्ट करता है। यह एक तय अवधि, आमतौर पर 3 महीने या एक वित्तीय वर्ष में हुई आमदनी, खर्च और लागत का सारांश दिखाता है। ये रिकॉर्ड यह बताते हैं कि कोई कंपनी अपनी आमदनी बढ़ाकर, खर्च घटाकर या दोनों तरीकों से लाभ कमा सकती है या नहीं। यह किसी कंपनी में आने और जाने वाली नकदी और उसके बराबर चीजों के प्रवाह का सारांश दिखाता है। यह बताता है कि कंपनी अपनी नकदी को कितनी अच्छी तरह संभालती है, यानी वह अपने कर्ज चुकाने और अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी अच्छी तरह नकदी कमा रही है। प्रोद्भवन और नकद आधार एकाउंटिंग के बीच मुख्य अंतर उस समय में होता है जब राजस्व और व्यय को पहचाना जाता है। नकद पद्धति राजस्व और व्यय की तत्काल पहचान प्रदान करती है, जबकि संचय पद्धति प्रत्याशित राजस्व और व्यय पर केंद्रित होती है। प्रोद्भवन एकाउंटिंग जब लेन देन होता है तो यह राजस्व और व्यय को रिकॉर्ड करता है, लेकिन धन प्राप्त होने या वितरित होने से पहले। यह देय खातों और प्राप्य खातों को शामिल करके कंपनी के स्वास्थ्य के बारे में अधिक सटीक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रोद्भवन विधि बड़ी कंपनियों, विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों द्वारा अधिक सामान्यतः उपयोग की जाने वाली विधि है, क्योंकि यह समय के साथ कमाई को सुचारू बनाती है। नकद आधार एकाउंटिंग। नकद आधारित एकाउंटिंग राजस्व और व्यय को रिकॉर्ड करता है जब उन लेनदेन से संबंधित नकदी वास्तव में प्राप्त या वितरित की जाती है। नकद आधार पद्धति का उपयोग आमतौर पर एकल मालिकों और छोटे व्यवसायों द्वारा किया जाता है। एक बड़े व्यवसाय में प्रतिदिन सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों का लेनदेन हो सकता है। प्रत्येक लेनदेन के बाद बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाए रखना और अपडेट करना एक बोझिल प्रक्रिया है। एक भी लेनदेन चूक जाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संभावित रूप से बैलेंस शीट में असंतुलन हो सकता है और व्यवसाय के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। दुनिया भर के एकाउंटेंट दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के माध्यम से बहीखाता लेनदेन की इस समस्या को हल करते हैं। एक सामान्य जर्नल और कुछ नहीं बल्कि एक किताब है जहां व्यवसाय द्वारा प्रत्येक दिन किया जाने वाला प्रत्येक लेनदेन कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्ज किया जाता है। यह उन सभी लेनदेन का संग्रह है जिसमें एक व्यवसाय शामिल होता है। वास्तविक खाता एक प्रकार का बही खाता है जो एकाउंटिंग अवधि के अंत में बंद नहीं होता है। इसके बजाय यह खुला रहता है और अगली अवधि तक चला जाता है। वास्तविक खातों का उपयोग एसेट्स, देनदारियों और इक्विटी को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। एक बही खाता किसी व्यवसाय में होने वाले सभी लेनदेन का रिकॉर्ड है। इसे 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: बिक्री बही खाता, खरीद बही खाता और सामान्य बही खाता। जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर और प्राइवेट लेजर में विभाजित किया गया है। नॉमिनल लेजर बही व्यय, आय, मूल्यह्रास, बीमा आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्राइवेट लेजर वेतन, मजदूरी, पूंजी आदि जैसी निजी जानकारी प्रदान करता है। वित्तीय रिपोर्टिंग।
एक बैलेंस शीट एक विशिष्ट समय पर कंपनी की एसेट्स, देनदारियों और शेयरधारकों की इक्विटी का सारांश प्रस्तुत करती है। यह उन मूलभूत दस्तावेजों में से एक है जो किसी कंपनी के वित्तीय विवरण बनाते हैं। एक बैलेंस शीट में निम्नलिखित भाग होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, नेट वर्थ, लाभ और हानि स्टेटमेंट। वर्तमान एसेट्स, आगामी वित्तीय वर्ष के भीतर देय वस्तुएं 31 मार्च तक। उम्मीद है कि ये एसेट्स एक साल के भीतर या तो बेच दी जाएंगी या नकदी में बदल दी जाएंगी या इस्तेमाल कर ली जाएंगी। उदाहरण: नकदी, इन्वेंट्री, बकाया राशि, प्राप्य, ऋण और अग्रिम 31 मार्च तक लौटाए जाने की संभावना है। गैर तात्कालिक एसेट्स, आगामी वित्तीय वर्ष के बाद देय वस्तुएं। वे ऐसी एसेट्स हैं उपयोग लंबे समय तक किया जाता है और जिनकी आयु 1 वर्ष से अधिक होती है। उदाहरण: मूर्त एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, जिसमें मशीनरी, भवन, भूमि, फर्नीचर, उपकरण जैसी सभी प्रकार की अचल एसेट्स शामिल हैं। इन सभी को मोटे तौर पर एक साथ रखने पर पीपी और ई, संयंत्र, संपत्ति और उपकरण कहा जाता है। अमूर्त एसेट्स हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सद्भावना, गुडविल, ब्रांड पहचान आदि। एकाउंटिंग शब्दावली के बारे में सीखेंगे। वर्तमान देनदारियां ऐसी देनदारियां हैं जो 1 साल के भीतर चुकानी हैं। उदाहरण: देय राशि। ये वे खर्च हैं जो किए गए हैं लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं किया गया है। वेतन, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, अल्पकालिक ऋण, वित्तीय वर्ष के भीतर भुगतान किए जाने वाले कर। गैर मौजूदा देनदारियां। गैर वर्तमान देनदारियां वे देनदारियां हैं जो 1 वर्ष के बाद चुकाना होता है। उदाहरण: दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक पट्टा। यह किसी विशेष व्यवसाय में सभी शेयरधारकों के कुल स्वामित्व हित इक्विटी को दर्शाता है। यह व्यवसाय के नेट मूल्य नेट वर्थ को दर्शाता है जो कुल संपत्तियों एसेट्स और कुल देनदारियों लायबिलिटीज के बीच का अंतर होता है। शेयर पूंजी, इक्विटी रिजर्व और अधिशेष R&S। शेयर पूंजी ये नकदी के बदले में शेयर जारी करके जुटाई गई धनराशि हैं और इसे आमतौर पर स्टॉक के अंकित मूल्य या पावर वैल्यू के रूप में दर्ज किया जाता है। इक्विटी रिजर्व और अधिशेष R&S वह धनराशि जो किसी कंपनी ने अपने लाभ और अन्य स्रोतों से समय के साथ जमा की है। शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में वितरित नहीं किया गया। बैलेंस शीट के शेयरधारक के इक्विटी अनुभाग के तहत दर्ज किया गया। R&S द्वारा परिकलित कुल एसेट्स कुल देनदारियां। कंपनी द्वारा विशिष्ट भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया, जैसे कि अचल एसेट्स खरीदना, डिविडेंड का भुगतान, ऋण चुकौती, कानूनी निपटान और बहुत कुछ। कंपनी इन भंडारों का उपयोग उनकी प्रकृति या प्रकार के अनुसार कर सकती है। कुछ सबसे सामान्य प्रकार के रिजर्व और अधिशेष में शामिल हैं। सामान्य रिजर्व राजस्व आरक्षित के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी इकाई द्वारा भविष्य के उद्देश्यों के लिए अपने मुनाफे से अलग रखी गई राशि है। पूंजी रिजर्व यह रिजर्व तब बनता है जब कोई कंपनी अपनी अचल एसेट्स को उनके बुक वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है। आधिक्य यह किसी कंपनी की सभी देनदारियां चुकाने के बाद बची हुई धनराशि है। यह किसी कंपनी की कुल एसेट्स और कुल देनदारियों के बीच का अंतर है। इसे बुक वैल्यू या शेयरधारकों की इक्विटी के रूप में भी जाना जाता है। किसी कंपनी की नेट एसेट्स की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है: नेट वर्थ कुल एसेट्स कुल देनदारियां।
किसी कंपनी की नेट एसेट्स वह धनराशि है जो कंपनी की सभी एसेट्स को बेच देने और सभी देनदारियों का भुगतान करने पर बच जाती है। यह कंपनी की वित्तीय सेहत और स्थिरता का माप है। यदि किसी कंपनी का शुद्ध मूल्य सकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास देनदारियों की तुलना में अधिक एसेट्स है। इसे आय विवरण भी कहा जाता है। लाभ और हानि विवरण किसी निश्चित अवधि के लिए व्यवसायों के परिचालन परिणाम दिखाता है। यह एक चौथाई, आधे साल या पूरे साल के लिए हो सकता है। प्रतिधारित आय रिटेन्ड अर्निंग्स उस वर्ष की कोई भी आय या लाभ है जिसका भुगतान शेयरधारकों को नहीं किया जाता है। यदि किसी कंपनी ने 1,000 रुपये का मुनाफा कमाया है और वह शून्य डिविडेंड का भुगतान करती है, तो उसकी बरकरार रखी गई कमाई 1,000 रुपये होगी। यदि कंपनी ने 1,000 रुपये का लाभ कमाया है, लेकिन उसने 200 रुपये और डिविडेंड का भुगतान करने का निर्णय लिया है, तो उस वर्ष के लिए उसकी बरकरार रखी गई कमाई 800 रुपये होगी। यह 800 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के निचले भाग से बैलेंस शीट के शेयरधारकों की इक्विटी के तहत अधिशेष में चला जाएगा। यह बरकरार रखी गई कमाई साल दर साल सरप्लस के तहत बैलेंस शीट पर जमा होती रहती है। इन्वेंट्री वह सामान होता है जो बेचने के लिए रखा जाता है, या वह चीजें जो किसी उत्पाद को बनाने में इस्तेमाल होती हैं और बाद में बेची जाती हैं। इसलिए कोई संगठन या तो कच्चा माल रखता है या तैयार किया हुआ सामान। जब तक यह सामान बिक नहीं जाता और उससे पैसा नहीं मिलता, तब तक इसका हिसाब लाभ हानि के रिकॉर्ड में नहीं जोड़ा जाता। दोनों मामलों को बैलेंस शीट पर इन्वेंट्री के रूप में दर्ज किया जाएगा। उत्पाद बेचने और राजस्व उत्पन्न होने के बाद ही मूल्य लाभ और हानि स्टेटमेंट में दर्ज किया जाता है। कोई संगठन जितना अधिक बेचेगा, उतना अधिक कॉग्स, बेची गई वस्तुओं की लागत बढ़ती रहेगी। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को कम होने से रोकने के लिए कंपनी अपने उत्पाद का अधिक निर्माण करती रहती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। लागत दो तरह के होते हैं, एक जो एसेट्स बनाने के लिए होता है और दूसरा जो रेगुलर खर्च यानी एक्सपेंसेस होता है। यदि किसी संपत्ति एसेट्स का लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक मिलता है, तो उसकी लागत बैलेंस शीट में पूंजीकृत की जाती है। इसमें PP&E, संयंत्र, एसेट्स और उपकरण जैसी वस्तुएं शामिल हैं। पूंजीकृत संपत्तियां परिशोधन यानी अमोर्टाइजेशन के माध्यम से लाभ-हानि यानी PL विवरण को प्रभावित करती हैं। मूल्यह्रास यानी डेप्रीशिएशन और परिशोधन संपत्तियों के मूल्य में समय के साथ होने वाली गिरावट को मापने के दो तरीके हैं। परिशोधन का मतलब है कि जब किसी संपत्ति से भविष्य में लाभ मिलेगा, तो उसकी लागत का एक निश्चित हिस्सा हर साल खर्च के रूप में गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी संपत्ति की उम्र 5 साल है, तो हर साल उसके मूल्य का 1/5 भाग खर्च किया जाएगा। मूल्यह्रास यानी डेप्रीशिएशन ठोस संपत्तियों जैसे मशीनरी, भवन पर लागू होता है, जबकि परिशोधन यानी अमोर्टाइजेशन अमूर्त संपत्तियों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क पर लागू होता है। दोनों का उद्देश्य संपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान उसकी कीमत में होने वाली गिरावट को दिखाना होता है। बेचे गए माल की कीमत, यह कच्चे माल की खरीद, उत्पाद निर्माण, पैकेजिंग और परिवहन आदि पर किया गया खर्च है। बैलेंस स्टेटमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग उसका खर्च है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय यानी SG&A कहते हैं। यह आय विवरण यानी लाभ या हानि का विवरण में प्रस्तुत की जाने वाली एक प्रमुख गैर-उत्पादन लागत है। SG&A व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं: बेचना, श्रम का वेतन, विज्ञापन व्यय, किराया,
और उत्पाद बेचने से संबंधित सभी खर्च और कर। सामान्य कंपनी का सामान्य संचालन। प्रशासन कार्यकारी वेतन कंपनी का समग्र प्रशासन। शीर्ष पंक्ति का मतलब कंपनी की कुल कमाई राजस्व से होता है, यानी किसी तय समय में व्यवसाय ने कुल कितना पैसा कमाया। एबिटडा का मतलब ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई है। यह एक वित्तीय मीट्रिक है। इसका उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि किसी कंपनी का कारोबार कितना अच्छा चल रहा है। जोड़कर गणना की गई ब्याज प्लस कर प्लस मूल्यह्रास प्लस परिशोधन व्यय प्लस उद्याय। शीर्ष पंक्ति कुल कमाई दिखाती है, जबकि एबिटडा यह बताता है कि कंपनी का मुख्य व्यापार कितना मुनाफे में है। निचली पंक्ति का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद कंपनी को कुल कितना फायदा या नुकसान हुआ। यह कंपनी के खाते की आखिरी पंक्ति होती है, जो यह बताती है कि उसने लाभ कमाया या नुकसान हुआ। धन्यवाद।